हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग के प्रीवियस लेक्चर में टैकोमेट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर फ्रेंड्स, हमने देख चुका है कि टैकोमेट्रिक कांस्टेंट कितने थे और उनकी वैल्यूज क्या क्या रहती हैं, ये हमने पढ़ चुका है। आज का हमारा टॉपिक है कि टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में वर्टिकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्लियर, वर्टिकल डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम टैकोमेट्रिक में, ये हमें आज के मेथड में समझना है। तो देखना फ्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम स्टाडिया मेथड। हम स्टाडिया मेथड की बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, टैकोमेट्रिक के फर्स्ट वीडियो में स्टाडिया मेथड को समझाया था। ठीक है, तो स्टाडिया मेथड से वर्टिकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो जो फ्रेंड हमारा स्टाडिया मेथड है, इसमें मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है स्टॉप हेल्ड मेथड। स्टॉप हेल्ड मेथड यानी कि स्टॉप को कैसे पकड़कर हम वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। जो हमारा स्टॉप होता है, हेल्ड मतलब पकड़ना। स्टॉप को पकड़ने के हमारे दो तरीके होते हैं, क्या तो हमने वर्टिकली पकड़ रखा हो, क्लियर, या फिर किसी इंक्लाइनेशन पर पकड़ रखा हो। वर्टिकली और इंक्लाइनेशन के आधार पर ही यहाँ पर इस मेथड के दो पार्ट बना दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। यदि आपने इंक्लाइनेशन का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर कोई बात कर रहे हो आप। इंक्लाइनेशन तिरछे में नीचे से ऊपर की ओर, इसको हिंदी में आप याद रख सकते हो। इसको आप कह सकते हो कि नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर अगर आपने रखा हो। दूसरा आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब किसी गहराई में आपने रख रखा हो। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब होता है किसी गहराई में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऊपर से नीचे की ओर, उसको हमने डिप्रेशन बोल दिया। तो इंक्लाइनेशन मतलब तिरछा, तिरछा मतलब नीचे से ऊपर की ओर आप कोई कार्य कर रहे हो। आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि हमारा ये कोई एपरेटस है, इसको हमने इंक्लाइनेशन तिरछे में पकड़ रखा है कि नीचे से हम ऊपर की ओर टारगेट कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा है कि डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब किसी गहराई में है, गहराई मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हम कोई वर्क कर रहे हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड है इसमें स्टॉप हेल्ड मेथड, जो कि दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा, एक इंक्लिनेशन में और एक डिप्रेशन में। दूसरा हमारे पास आता है कि जो आपने स्टॉप है, जो आपने स्टॉप को पकड़ा हुआ है, वो नॉर्मल है लाइन ऑफ साइट के। ठीक है, दृष्टि रेखा के लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल नॉर्मल आपने स्टॉप को पकड़ा हुआ है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर। ठीक है, इस लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल 90 डिग्री पर स्टॉप को रखा हुआ है। तब हम वर्टिकल डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखना है। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें इंक्लिनेशन और डिप्रेशन को शो कराना है। तो आपके सामने है ये हमारे पास फ्रेंड, ये हमारा एक कोई ग्राउंड है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल के हमारे पास दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। तो हमने क्या काम किया, पी पॉइंट पर आपने इंस्ट्रूमेंट को, टैकोमेट्री को सेट कर दिया। ठीक है, और क्यू पॉइंट पर आपने क्या काम किया, स्टॉप को रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टॉप है। स्टॉप के भी आपने देखे कि दो स्टेप थे, एक इंक्लिनेशन है और एक डिप्रेशन है। तो हमने एक तो इंक्लिनेशन में रख दिया, ठीक है, और दूसरा हमने इसको बिल्कुल वर्टिकली रखा हुआ है। तो हमने क्या काम किया फ्रेंड्स, हमारे पास जो आपका इंस्ट्रूमेंट है टैकोमेट्री बोल सकते हो, या ये कह सकते हो कि ऑर्डिनरी थियोडोलाइट है। तो जो ऑर्डिनरी थियोडोलाइट की टेलीस्कोप है, आपने उससे इस स्टॉप को टारगेट किया। इसके आपने 3 रीडिंग नोट करी। फर्स्ट इसके टॉप रीडिंग, सेकंड इसके आपने बॉटम रीडिंग, और थर्ड आपने इसका सेंटर को मेजर कर लिया। क्लियर। फिर आपने ऐसे ही कार्य किया इंक्लिनेशन पर। इंक्लिनेशन हमारा जो है, ये पहला हमारा वर्टिकल पोजीशन थी। दूसरे में आपने क्या काम करा, इस स्टाफ को इंक्लिनेशन पे कर दिया, तो किसी ना किसी एंगल पे इसको झुका दिया। तो वो एंगल हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि थीटा है हमारे पास। ठीक है, हमने स्टाफ की टोटल हाइट मान ली एस है। एस को मैं बता चुका हूं कि एस जो हमारे पास होता है, ये स्टाफ, इसको स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको स्टाफ इंटरसेप्ट, जो कि बराबर होता है S2 माइनस S1 के बराबर होता है आपका ये स्टॉप इंटरसेप्ट। क्लियर। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये S है। क्लियर। फिर हमने क्या काम किया, इस क्यू पॉइंट से उसके सेंटर की जो वैल्यू है वो हमने मान ली कि हमारे पास R है। याद रखना है, ये वैल्यू हमने मान ली कि हमारे पास ये R है। अब हमने क्या काम किया,
हमारे पास जो ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से और ये आप देख रहे हो ये है इसकी लाइन ऑफ साइट, एक डिस्टेंस है जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस आप बोल सकते हो, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये इंक्लाइनेशन में है, ठीक है। तो आप क्या काम करो, इस ग्राउंड लेवल से और इस लाइन ऑफ साइट की जो या ऊंचाई है, या ये कह दो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, वो हमने मान ली h है। यहाँ पर जो h है फ्रेंड, ये इस h को बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है कि किसी भी डेटम से, किसी भी आधार से इंस्ट्रूमेंट के लाइन ऑफ साइट तक जो डिस्टेंस होती है, हाइट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दोबारा सुनना, किसी भी डेटम से और इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट के बीच की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वो हमारी क्या होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है, उपकरण की ऊंचाई कहलाती है। तो हमने एज्यूम कर ली कि वो h है। अब आपने क्या काम किया, आपका एपरेटस और स्टाफ के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जिसको हम फाइंड करना सीख चुके हैं, वो हमने यहाँ पर मान ली कि d है। d को हम यहाँ पर क्या नाम देंगे फ्रेंड, d को हम यहाँ नाम देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, ये हम निकालना सीख चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी हमारे पास यहाँ पर d है। ये थीटा है, थीटा मैंने आपको वहां पर बता दिया कि जो इंक्लाइनेशन पर है, हॉरिजॉन्टल से कितने इंक्लाइनेशन पर, थीटा पर इंक्लाइनेशन पर है। क्लियर, याद रखना। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकली प्रॉब्लम अगर सोल्व करते हैं, थीटा को साथ लेकर, स्टाफ और थीटा को साथ लेकर यदि इसको हम कोस के रूप में वियोजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे बीच ये गैप निकल कर आता है कि हमारे बीच यह डिस्टेंस निकल कर आती है एस कोस थीटा। ये आप डायरेक्टली एज्यूम रखना, डायरेक्टली आपको ये याद रखना है कि ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर होती है एस कोस थीटा। क्लियर। दूसरा डाटा आपको क्या याद रखना है कि इस लाइन ऑफ साइट से जो हमारे पास स्टाफ का सेंटर है, ये कितनी ऊंचाई पर है, इस ऊंचाई को हमने मान लिया वर्टिकल डिस्टेंस v, ठीक है। इस लाइन ऑफ साइट से इस सेंटर तक की जो वर्टिकल हाइट है, इसको हमने मान लिया v, और v बराबर होगा यहाँ पर L साइन थीटा। इस पर आप क्या काम करो, वही ट्रायंगुलर रूप लेकर आप साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास ये डाटा निकल कर आ जाता है। क्लियर, याद रखना है आपके ये पॉइंट। अब इनको सोल्व करते हुए हमें वर्टिकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। हम अब तो सबसे पहले ये पता चाहिए कि हम वर्टिकल डिस्टेंस, कौन सी वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो वो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है फ्रेंड, अब देखो कहीं ना कहीं इसका कहीं डेटम रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं एक डेटम लेवल होता है, जिस डेटम लेवल से ये ग्राउंड लेवल के आरएल फिक्स किए जाते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट है P, इस P का कुछ ना कुछ यहां से RL रहा होगा फ्रेंड, RL रिड्यूस लेवल रहा होगा। ऐसे ही इस Q पॉइंट का यहां से लेकर इसका कुछ RL रहा होगा, RL ऑफ Q, और ये RL ऑफ P। तो ये जो RL और Q का RL और आपका P का RL है, ये एक वर्टिकल डिस्टेंस की तरह तो दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जो हम वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ निकालना सीख रहे हैं, उसका मतलब है इन पॉइंट्स के RL आपको निकालने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर P का RL और हमें Q का RL ये कैसे फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड अगर हम इस P के RL की बात करें, अगर थोड़ा सा ऐसे ही देख लें, हमें क्या काम करना है, यहां से लेके यहां तक की ये ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो कुछ इसकी ऊंचाई रही होगी, डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट का RL आपको पता होता है, इसकी कुछ ऊंचाई रही होगी। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम Q का RL यहां से फाइंड करते हैं, इस Q का RL अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखना। तो हमें क्या है, हमें एक तो ये वाली डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस, ये हाइट आपको पता होना चाहिए, प्लस ये वाली हाइट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ये सारा जोड़ देता हूं, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक ये सब जोड़ दिया जाए, तो आप देखना इन सब का जोड़, इन सब का सम इस Q के RL के बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये सब है कितना, ये सब है कितना, देखना। अगर हम यहाँ RL और Q की बात करें, RL और Q की बात करें, तो मुझे यहां से लेके यहां तक की ये डाटा सारा जोड़ना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला क्या है, ये है RL ऑफ P, ये वाली हाइट क्या है, RL ऑफ P। तो आप इसको लिख सकते हो RL ऑफ P का RL आपको पता होना चाहिए। आपको यहां से लेकर वहां तक पहुंचना है, तो यहां से पहुंचने के लिए हम इतना चले, तो हमें कितना दूरी चले, कितनी वर्टिकल हाइट चले, P का RL के बराबर चले। फिर यहां से लेके यहां तक चलेंगे, ये कितना है,
ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यहां से यहां तक कितनी है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्लस h कर दो। फिर आपको यहां से लेकर यहां तक चलना है, ये वाली कितनी है ये वाली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये तो नहीं है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की वर्टिकल हाइट है v, ठीक है। अगर आप पूरी वर्टिकल हाइट में से ये वाला पोर्शन निकाल दोगे तो आपके पास ये बचेगा, ठीक है। इस पूरी वर्टिकल हाइट में से यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे में से अगर आप ये पूरा जो v है इस पूरे में से अगर ये वाली डिस्टेंस निकाल दें तो आपके पास ये बचेगा, यानी कि आपके पास बचेगा v, और इसमें से ये वाली डिस्टेंस निकाल दो, ये है कितनी, ये आपके पास r है, r निकाल देते हैं तो हमारे पास q का rl यहां से निकल जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स, q का rl आपका यहां से निकल जाता है। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट बताइए, अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट को क्लियर करा सकते हो। क्लियर, तो यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या। तो इससे आपका ये p का आरएल आपको पता है, q का आरएल आप यहां से फाइंड कर देते हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इन पर साइन और कोस को फॉलो कराया जाए, अप्लाई कराया जाए, तो ये r ये थोड़ी वैल्यू चेंज रहती है। वो कितनी वैल्यू चेंज रहती है उसको भी देखते हैं, अभी आप इसको नोट करना। क्लियर, तो देखना फ्रेंड, अब हमारे पास आरएल ऑफ क्यू हम देख चुके हैं कि कैसे निकालना। हमने पी का आरएल जोड़ दिया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोड़ दी, और हमने ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया। क्लियर, आप जानते हो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बराबर ए इंटू एस प्लस सी, ये दो आपके पास टेकोमेट्री कांस्टेंट थे, के और सी, मल्टीपल कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट, इन दोनों की हेल्प से आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड किया था। तो इसी के आधार पर अगर यदि हम हॉरिजॉन्टल को यहाँ थोड़ी देर के लिए एल मान लें, ये इंक्लाइनेशन के पोर्शन को अगर देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है, और हॉरिजॉन्टली अप्लाई कराते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है। तो इसी को अगर हम इस पर अप्लाई कराएं, डी को हमने एल मान लिया, के हमारे पास के रहा, और एस पूरा क्या है, एस हमारे पास एस कोस थीटा के रूप में प्लस सी। तो इसी के आधार पर मैंने इस फॉर्मूले को बनाया, एल बराबर के एस कोस थीटा प्लस सी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ एल के रूप में यूज कर लिया, के ही रहा, और एस जो हमारे पास है, एस हमारा यहाँ पर है एस कोस थीटा के रूप में, एस कोस थीटा हमने लिख दिया, और प्लस सी। क्लियर, ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास होती है, ये डी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में चैन सर्वे में। स्टार्टिंग में चैन सर्वे में हाइपोटेंशियल अलाउंस बढ़ती कर्ण विधि मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें हमारे पास फॉर्मूला बनता है एल कोस थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एल कोस थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। यदि इस एल की वैल्यू ये पुट यहाँ कर दी जाती है तो एल के जगह हमने रख दिया ये के एस कोस थीटा प्लस सी, और ये कोस थीटा सेम रहा। अब इस कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो के एस सेम रहे, और ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस सी सेम रहा, इसके साथ कोस थीटा और आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत है? अब यदि इसी कोस और साइन को हम यहाँ पर अप्लाई कराते हैं फ्रेंड, तो इसमें क्या चेंजिंग आती है थोड़ा आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कवर हो जाता है पूरा ये। तो अब ये P के RL सॉरी Q के RL को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RL ऑफ Q बराबर ये P का RL तो सेम रहेगा, RL ऑफ P प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगी यानी कि h, प्लस वर्टिकल डिस्टेंस V भी सेम रहेगी। यदि जो ये R है, जैसे कि यहाँ ये R भी तो एक डिस्टेंस है, ऐसे ही एक S डिस्टेंस थी, S को हमने कोस के साथ यूज कर लिया थी, R को भी ऐसे हम किसी के साथ यूज करें तो जो R होता है ये, इस R को हम यहाँ पर देखो V के साथ यहाँ क्या रहा है साइन थीटा, L यहाँ पर क्या है, L की जगह अगर हम यहाँ पर R का प्रयोग कर ले, L की जगह हम यहाँ R का, क्योंकि इस V को निकालने में फ्रेंड्स हमारा ये R ही तो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इस R को इसमें से माइनस कर देते हैं V में से, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है RL ऑफ Q बराबर RL ऑफ P प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V माइनस R। R था हमारा ये, इस R को यदि हम यहाँ साइन के साथ यूज करें
तो ये अगर थीटा आपके पास गिवन होगा, थीटा अगर आपके पास गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे पी क्यू के आर को फाइंड करने के लिए। याद रखना थीटा अगर गिवन होगा, बस ये इमेज आप अपने दिमाग में फिट कर लो। यदि ये इमेज आपके पास दिमाग में है तो आपको इन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है। ये कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं है, ये यहीं से तो हमने लिखा, हमने इसको ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, हमारे पास क्यों का आर आ गया, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये आपका बस ये बेसिक आपके पास जो है, ये इमेज जो आपके सामने है, ये आपका क्लियर होना चाहिए और इसी के आधार पर आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था हमारा स्टॉप हेल्ड मेथड, जिसमें इंक्लाइनेशन और डिप्रेशन को हमने पढ़ा। एक हमारे पास आता है टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल मेथड मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुका था, उस टेंजेंशियल मेथड को कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखते हैं। तो देखना फ्रेंड, टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैकोमेट्री। टेंजेंशियल मेथड टैकोमेट्री में हम क्या काम करते हैं, टैकोमेट्री मेथड में स्टाफ को साइड करते हुए ओपन स्टार्डिया और ओपन स्टार्डिया का वर्टिकल एंगल मेजर किया जाता है। हमको निकालना तो है क्या, टैकोमेट्री मेथड से टेंजेंशियल मेथड का यूज करते हुए हम किसी स्टाफ को साइड कर रहे हैं, लेकिन उस स्टाफ को साइड करने के लिए हमें उसका वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। तो वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करते हैं देखना। हमने क्या काम किया, ये एक एपरेटस सेट कर दिया, ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है और इधर हमने कोई स्टाफ को खड़ा कर दिया, ठीक है। और इस एपरेटस से हमने उसके टॉप पॉइंट को देख लिया और बॉटम वाले पॉइंट को देख लिया, दो रीडिंग नोट कर दी। वह रीडिंग कौन कौन सी होती है आपको बता रखा है, एक S2 और एक S1 हमने उसका मेजर कर लिया। फिर हमने क्या काम किया, इस एपरेटस को यहाँ से थोड़ा पीछे की ओर शिफ्ट कर दिया और पीछे की ओर शिफ्ट करने से हमने फिर ये दोनों कार्य किए, ठीक है। टॉप पॉइंट को देखा, उसके पीछे की ओर शिफ्ट करने से हमने उसके टॉप पॉइंट को मेजर किया। अब ये जो बॉटम और टॉप रीडिंग आपको मिल रही है, ये मिल रही है α1 एंगल पर और α2 एंगल पर, ठीक है। बॉटम और टॉप रीडिंग जो आपको मिली α1 और α2 एंगल पर आपको ये रीडिंग यहाँ पर प्राप्त हो रही है, क्लियर। अब इसी पूरे पोर्शन को, ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा आपको दिखाया था, अब इसी पोर्शन को हम अपने कैलकुलेशन के आधार पर समझते हैं, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, यही सेम कार्य एक डिप्रेशन वर्क के लिए किया, ठीक है, ऊंचाई नीचाई कार्य के लिए किया। आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है। इस ऊंचाई नीचाई वर्क पर हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं टैकोमेट्री को टेंजेंशियल के लिए, ये देखना। तो इस बार हमने सेम यही कार्य किया, ठीक है। हमने इसके टॉप पॉइंट की रीडिंग नोट करी, बॉटम पॉइंट की रीडिंग नोट करी और सेंटर की, ठीक है। टॉप को हमने S2 मान लिया, बॉटम को हमने S1 मान लिया, स्टाफ हमारा इंटरसेक्ट होता है ये S, ठीक है। मैंने यहाँ से जो ये लाइन ऑफ साइट है, इससे ये वाली हाइट मान ली H1 और यहाँ से टॉप तक की हाइट मैंने यहाँ पर मेजर कर ली H2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो H1 और H2 है, यदि मैं इस H2 में से, यदि इस H2 में से H1 को निकाल दिया जाता है, देखो यदि इस पूरे H2 में से ये H1 में निकाल दो तो मेरे पास ये बचेगा और ये क्या होता है S, ठीक है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर है S के, क्लियर। ये है। अब आपको क्या काम करना है, हमें ये S ही निकालना है कि ये S कितना होगा फ्रेंड, ठीक है। और इस S के माध्यम से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखना कैसे निकाल लेंगे, ये आप नोट कर लेना। तो हमारे पास यहां पर मिल गया S2 माइनस H1 बराबर S के। आप क्या काम करो, हमारे पास ये एक ट्रायंगल की शेप बन रही है, लगभग ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो और इस ट्रायंगल में आप tan थीटा को फॉलो कराओ, पहले हम इस α1 एंगल के लिए, फिर α2 एंगल के लिए। यदि मैं यहाँ पर tan α1 फॉलो करता हूं, tan बराबर मैंने आपको बता रखा है लाल काका में कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर α1 की बात कर रहे हैं, α1 के लिए H1 हाइट लेना है, α2 के लिए H2 हाइट लेंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल की बात करूं तो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ H1, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर H1 और इसका आधार क्या हो जाएगा, बेस D हो जाएगा। तो ये tan α1 बराबर होगा H1 अपॉन D। यहां से अगर H1 निकालते हैं तो ये बन जाएगा D tan α1।
ऐसे ही आपका यहां से निकल के आ जाएगा H2D tan अल्फा 2। क्लियर, ये निकल के आ जाएगा। अब आप देखो आपने ये लिखा हुआ है, इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको फॉलो कैसे करते हैं आप देखना। H2 की वैल्यू रखो इसमें, तो ये बन जाएगा D tan अल्फा 2 और H1 की वैल्यू रखो। H1 की वैल्यू है D tan अल्फा 1 बराबर S। ठीक है, यहां से मैं D कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बराबर S। अब यहां से अगर D का फॉर्मूला बनाते हैं तो D बराबर फ्रेंड यहां पर आ जाता है S अपॉन tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1। ये फॉर्मूला बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, काफी बार एग्जाम में ये डायरेक्टली आ चुका है। ठीक है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है, ए के एग्जाम में भी आता है और जेई के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला थोड़ा वेरी करता है कि स्टाफ को यदि हमने ऐसे रखा है, डिप्रेशन में रखा है, इंक्लिनेशन में रखा है, तो उसके आधार पर ये डी की वैल्यू चेंज होती रहती है। अभी आप इसे नोट करो और देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो देखना फ्रेंड, हमने अभी इस फॉर्मूले को नोट किया, b बराबर s अपॉन tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1। यहाँ पर अल्फा 2 और अल्फा 1 टॉप एंगल और बॉटम एंगल होते हैं। क्लियर, अब ये वेरी करते हैं कैसे, अगर दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एलिवेशन के एंगल हो, बोथ एंगल आर एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों के दोनों एंगल एलिवेशन के एंगल हो, उस केस में v बराबर d tan अल्फा 2 के इक्वल होता है, याद रखना है। और d की जो फॉर्मूला है इसमें क्या चेंजिंग आती है, ये अल्फा 1 इसमें ग्रेटर हो जाता है, अल्फा 2 इसमें स्मॉल हो जाता है, तो 1 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, यानी कि tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। डायरेक्टली अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो आपको इसको टिक करना है, लेकिन अगर इनमें से 3 कंडीशन में से कोई सी कंडीशन होती है तो उसी के आधार पर, उसी के बेस पर आपको इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है। क्लियर, अब क्या रहा है कि यदि एंगल ऑफ एलिवेशन के बजाय दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन के हो जाते हैं, ठीक है, दोनों एंगल आपके पास डिप्रेशन के एंगल हो, तो उस केस में भी ये डाटा सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग आ जाती है। ये वाला, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये डिप्रेशन एंगल के लिए है, याद रखोगे आप, डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन एंगल के लिए। क्लियर, याद रखना है। तीसरी कंडीशन है यदि एक एंगल एलिवेशन का हो और दूसरा एंगल डिप्रेशन का हो। ठीक है, वन एंगल एलिवेशन एंड वन एंगल आपका डिप्रेशन का है, तो उस केस में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हमारा डाटा बन जाता है। क्लियर फ्रेंड, तो ये था हमारा टैकोमेट्री मेथड, टैकोमेट्री सर्वे। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, 2-3 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो मैं आपको भी कराता हूँ। बाकी हमारा जो थ्योरेटिकल है, जो हमारा टॉपिक है, वो ये समाप्त हो चुका है। क्लियर, इसको नोट करना। तो देखना फ्रेंड, ये 2 प्रॉब्लम हमारे पास है। फर्स्ट प्रॉब्लम में ये बोलता है कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लेंथ आपके पास 25 सेंटीमीटर है, फोकस लेंथ को हमने डिनोट किया था फ्रेंड f से। यदि आपके पास फोकस लेंथ f 25 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की ट्रूनियन एक्सिस की दूरी, जिसको हमने फ्रेंड स्मॉल d से डिनोट किया था, आपके पास 15 सेंटीमीटर है, तो एडिटिव कांस्टेंट कितना होगा, एडिटिव कांस्टेंट जिसको c से डिनोट करते हैं, ये कितना होगा आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है। तो फ्रेंड अगर आपके याद हो, एडिटिव कांस्टेंट जो हमारे पास होता है c, ये बराबर होता है f प्लस डी के। ठीक है, ये बराबर होता है f प्लस डी के। अब आपके पास f भी दिया हुआ है और आपके पास d भी गिवन हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाता है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर आपके पास एडिटिव कांस्टेंट यहाँ से आ जाता है। सेकंड प्रॉब्लम है, अगर एक वर्टिकल स्टाफ पर एक टैकोमीटर से 0.75 मीटर का रिटेंशन प्राप्त किया जाता है, रिटेंशन प्राप्त किया जाता है, ये रिटेंशन मतलब इसका वही है जो इसे हम इंटरसेक्ट बोल रहे थे, यानी कि एस, जिसको हम इंटरसेक्ट बोल रहे थे, यानी कि एस जिसे बोलते हैं उसको रिटेंशन कहते हैं, अवरोधन हिंदी में बोला जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो टैकोमीटर और स्टाफ के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी,
ये आपको बताना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप कैपिटल डी से डिनोट करते हो और कैपिटल डी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है के इंटू एस प्लस सी। के इंटू एस प्लस सी। के मैंने आपको बताया था के की वैल्यू हमारे पास होती है 100 और सी की वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो अगर मैं हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो के 100 है, एस आपको क्वेश्चन में दिया है 0.75 और ये आपके पास है 0। तो यहाँ पर 75 मीटर आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था हमारा टैकोमेट्री सर्वे की कुछ छोटी सी प्रॉब्लम जो हमारे बेसिकली पूछी जा सकती है। लार्ज कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम भी आती है लेकिन वो हमारे लिए हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो हमारे सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। क्लियर? तो ये था आपका टैकोमेट्री सर्वे। कल हम नेक्स्ट सर्वे स्टार्ट करते हैं कर्व के टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।